अ, अब हम लोग नेक्स्ट जिसको वैसे बोलें तो पायदान, वैसे बोलें तो नेक्स्ट जो टॉपिक है, हाउ मच इंडिया विल बी अफेक्टेड बाय यूएस अफगान पॉलिसी। क्योंकि ये बात इसलिए कर रहे हैं, हम लोगों को बहुत, कई लोगों को लग रहा है कि अरे हमसे क्या मतलब है, हो रहा है वहां कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है, कुछ पाकिस्तान कर रहा है। एक, मैं जिस समाज में वो जो 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 सो कॉल्ड अपने को इंजीनियर साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको लगता है इससे अपने को क्या लेना देना। मेरे साथ सुशांत सरीन साहब हैं। सुशांत सरीन साहब जो मेरे कुछ, जो मैंने जितना जाना और पढ़ा, अफगानिस्तान और वो पाकिस्तान के और उस तालिबान को बहुत चंद लोग जो उसको ठीक से समझते हैं। प्रेजेंटली सीनियर फेलो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, और इनके पब्लिश वर्क्स हैं ऑन बलूचिस्तान, फॉरगटन वॉर, फॉर सेकेंड पीपल, कॉरिडोर कैलकुलस, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करते हैं जो, और जरबे अजब पाकिस्तान आर्मी एंटी तालिबान ऑपरेशन इन नॉर्थ वजीरिस्तान, आज तो उनके साथ जा रहे हैं। और एक इन्होंने अभी हाल में 2-4 दिन पहले सलीम साहब ने, क्योंकि मैं चर्चा आप ही से शुरू कर रहा हूं, आपने कभी वो पेपर लिखा है कीप सोशल डिस्टेंस फ्रॉम तालिबान, मैं उसी से शुरू कर रहा हूं सलीम साहब, कि तालिबान इज गोइंग टू बी अ रियलिटी इन अफगानिस्तान। नो, हम उसको इग्नोर या सोशल डिस्टेंसिंग कैसे कर सकते हैं, और थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता दीजिएगा अफगानिस्तान क्राइसिस का, सलीम साहब। देखिए आनंद जी, बात ऐसी है कि सोशल डिस्टेंसिंग से मुराद ये थी कि जो एक होड़ लगी हुई है दुनिया भर में कि तालिबान के साथ एंगेज किया जाए, और एक लिहाज से उनको लेजिटिमेसी जो दी जा रही है, वैसे तो अगर आप ताकत में आ जाते हैं तो उसकी एक अपनी लेजिटिमेसी हो जाती है, लेकिन पहले भी वो ताकत में आए थे लेकिन किसी ने उनको वो लेजिटिमेसी नहीं दी थी। और जिस तरीके की बर्बरता वो कर रहे हैं, अभी बाकी दुनिया के साथ तो नहीं शुरू की, अपने लोगों के साथ ही कर रहे हैं, लेकिन क्या उसमें दुनिया भर में लोगों को चुप रहना चाहिए? और क्योंकि उन्होंने सत्ता पर जोर जबरदस्ती से काबिज हो रहे हैं और अपनी मनमानी चला रहे हैं, तो क्या उसको मान लिया जाए? इसमें और बहुत सारी पेचीदगियां हैं, मैं मानता हूं उसको, और एक वो रियल पॉलिटिक हमारे गुरु हैं विवेक काटजू जी, उनका और मेरा इस पर काफी मतभेद रहा है, लेकिन मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं ये तो ठीक है कि विदेश नीति जो होती है किसी भी देश की, उसमें जो राष्ट्र हित होते हैं उनको डिफेंड करने की बात की जाती है, और मोरालिटी वाला जो सवाल होता है उसको एक लिहाज से साइड पे रख दिया जाता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं पे मोरालिटी को आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा अपने राष्ट्रीय हित को भी बचाने के लिए, और हमारे कोई ऐसे राष्ट्रीय हित नहीं है जो तालिबान के साथ अगर हम एंगेज करते हैं, तालिबान जिस तरीके का स्वरूप उनका अभी है और जो जमीनी स्तर पर नजर आ रहा है, उसमें उनके साथ एंगेज करके ना तो हमारा कोई राष्ट्रीय हित डिफेंड होगा या प्रोटेक्ट होगा, ना उसको हम एडवांस कर सकते हैं। और मेरा मानना यह है कि बोथ मोरालिटी के हिसाब से और राष्ट्रीय हित और रियल पॉलिटिक के हिसाब से अगर हम उनसे अपने एक लिहाज से एक डिस्टेंस रखें, और मैं ये नहीं कह रहा कि आप हयात वहां पर बिल्कुल उनसे कोई बातचीत ना करें, मेरा मानना यह है कि पहले देखें तो सही, उसकी धार तो देखें क्या है, इतनी जल्दबाजी क्या है हमारे को उनके साथ एंगेज करने की। अफगानिस्तान के जिस तरीके के डायनामिक्स होते हैं उसमें कोई भी चीज मतलब कोई वो यथास्थिति जो है वो हरदम बदलती रहती है, और आगे चलकर भी बदल सकती है, और राष्ट्रीय हित प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ तालिबान के साथ रिश्ते जोड़ना ही जरूरी नहीं है, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, वो सत्ता में हो या सत्ता के बाहर हो, जिनके साथ आप अपने रिश्ते और गहरे कर सकते हैं और अफगानिस्तान में असरअंदाज हो सकते हैं। मैं थोड़ा सलीम साहब को भी डिस्कशन में ले लूं। सलीम साहब, एक चीज, बहुत एक दो बेसिक चीजें जरा आप अगर हमारे दर्शकों को और मुझे भी समझा दें। एक पाकिस्तान था 71 का, जिसका कहा जाता था कि इसकी बड़ी दोस्ती है चाइना और अमेरिका से, लेकिन हमने बांग्लादेश बना दिया, चाइना चू तक नहीं किया, वो एक घबराहट रही कि चाइना आ जाएगा, चाइना आ जाएगा, आया नहीं। उस समय हिंदुस्तान के पीछे रशिया बिल्कुल ठीक से खड़ा था, और शायद उसकी वजह से बहुत सी चीजें हमारी ठीक भी हुई थी।
आज एक नया एक्सिस बन रहा है जो पाकिस्तान, चाइना, और जैसा उस समय बाद में पता लगा कि भाई रशिया भी उस एक्सिस को ज्वाइन कर रहा है अफगानिस्तान के रेफरेंस में। ये थोड़ा सा समझा दीजिए कि ये एक हिंदुस्तान के लिए ये अनकंफर्टेबल पोजीशन हो रही है। देखिए, एक तो जो इतिहास में समीकरण रहे उनको हाल में या आगे चल करके उन्हीं को दोबारा से रेप्लिकेट करना, मैं कल ये बात दुरुस्त नहीं होगी। वो हालात दूसरे थे और उस पर मतलब आप 2-3 दिन बहस कर सकते हैं, बट वो आई डोंट थिंक यू शुड गो बैक टू हिस्ट्री। और ये एक्चुअली हमारे राजदूतों को ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि मैं 1980 में इस देश में मैंने सर्व किया था। अरे भैया, 1980 और 2020 में 40 साल गुजर गए यार। वो एक और देश था, एक और दुनिया थी। अब दुनिया बदल गई है। तो मेरे ख्याल वो 70 वाला जो हिसाब है उसको तो लेकर के हम ना ही बढ़े तो बेहतर है। नए समीकरण जरूर बन रहे हैं। रूस कितना चीन के साथ जाएगा नहीं जाएगा, इस पर एक थोड़ा सा विवाद है। अभी तो वो बिल्कुल चीन के साथ ही मिल के काम कर रहा है, लेकिन रूस की अपनी भी सेंसिटिविटीज हैं सेंट्रल एशिया को लेकर के, जहां पर उनका ज्यादा दमखम है और चीन का उतना नहीं है। और चीन वहां पर अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है और वहां पर एक फ्रिक्शन जरूर आगे चल के कहीं ना कहीं पे होगा। दूसरी चीज, रूस कभी भी किसी और देश के नीचे लगकर ज्यादा देर रहा नहीं है। अमरीकियों ने 1991 के बाद कोशिश कर ली थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि पुतिन साहब आए और फिर किस तरीके से रूस का जो स्वभाव है वो किस तरीके से दोबारा से उभर करके आए। तो ये मान लेना कि चीन के पिट्ठू बन जाएंगे या उनके नीचे लग जाएंगे या जूनियर पार्टनर का रोल अडॉप्ट करेंगे, शायद मुझे वो बात एटलीस्ट मेरे गले से तो नहीं उतर रही। तीसरा, एक ईरान का भी पहलू है। देखिए, ईरान एक पुरानी सभ्यता है और ईरान अपने तय सारा काम करता है। हमारा पहले भी उनके साथ एक समीकरण रहा ईरान के साथ, आगे चल के शायद दोबारा से बन जाए। ईरानी अभी तो तालिबान बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनके बहुत मतभेद है, उनके बड़े जिसे आप कहें बहुत फंडामेंटल मतभेद है तालिबानियों के साथ। क्योंकि एक तरफ वो शिया कट्टरपंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, तालिबानी जो है वो सुन्नी कट्टरपंथी हैं, और कहीं ना कहीं पे वो टकराव तो आएगा। और अभी तो हमको ये देखना है कि ऑलरेडी इमेजेस आनी शुरू हो गई हैं कि कैसे कुछ शिया बहुल एरियाज में जहां पर उन्होंने कैप्चर किया वहां पर उन्होंने कत्लेआम किया। अभी ईरान चुप है, लेकिन कब तक चुप रहेगा? और अगर चुप रहता है तो फिर उसका एक अपना असर होगा ईरान के ऊपर। ईरान में चीन ने भी कुछ निवेश करने की बात कर रही है, लेकिन हम लोग उसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके देखें तो कोई बहुत बड़ा निवेश नहीं है। बात तो हो रही है $400 बिलियन की, लेकिन वो बात हो रही है 25 साल के ऊपर, यानी कि $16 बिलियन एक साल में। और उसमें से भी ज्यादातर जो साजो वो है जो तेल चीन ईरान से खरीदेगा, तो उसमें क्या वो खरीदेगा और क्या वो लगाएगा वो एक अलग बहस है। तो मेरे ख्याल ये समीकरण अभी कुछ कुछ बन रहे हैं। उसमें अमेरिका का क्या किरदार रहेगा, क्या रोल रहेगा, वो रूस के साथ कितना रहेगा, भारत रूस के साथ अपने रिश्तों को और कहां पर लेके जा सकता है, ईरान के साथ क्या कर सकता है, मेरे ख्याल अभी एक फ्लक्स में है हम लोग। बाकी देखिए, एक्सप्लॉइटेशन की बात कर लीजिए, आप सोशल एम्पावरमेंट की बात कर लीजिए। मेरी 50 साल से उम्र ऊपर हो गई है, मैं तो 50 साल से सुनते आ रहा हूं, अभी तक तो मैंने देखा नहीं है। और मेरे पास इतना समय नहीं है। हो सकता है आप लोगों को भगवान खूब उम्र दे, आप 50 साल और रहें और आप देख लें इसको। मेरे को तो लग रहा है कि 15-20 साल और है जिंदगी के। मुझे तो ये बात नजर नहीं आ रही, ठीक है। और किसी ने कोई ऑल्टरनेटिव मॉडल भी नहीं दिया। हम कौन से ऑल्टरनेटिव मॉडल की बात कर रहे हैं? बाकी जहां तक तालिबान का सवाल है, भाई अगर आपको तालिबान इतने स्वीकार्य हैं आपको, और आप मानते हैं और आप अपने आप को इतना सक्षम समझते हैं कि आप तालिबान के साथ बातचीत करके उनको अपनी तरफ लुप्त कर सकते हैं, तो करके देख लीजिए, पता लग जाएगा आपको। भाई आईसिस के साथ कर लीजिए ना। अगर तालिबान के साथ आपको प्रॉब्लम है तो आईसिस के साथ क्या प्रॉब्लम थी आपको? तालिबान अगर इतने स्वीकार, तालिबान ने ऐसा कौन सा बर्बरता नहीं की जो आईसिस वालों ने नहीं की? क्या वो लड़कियों की मंडियां नहीं लगाते थे आईसिस वाले, जो तालिबान नहीं कर रहे हैं? क्या वो कत्लेआम नहीं करते थे जिस तरीके से तालिबान कर रहे हैं?
कौन सा ऐसा काम आईसिस वालों ने किया था जो तालिबान नहीं कर रहा, लेकिन आपने बोल दिया और सबने टोपी पहन ली कि जी ये तो बड़े मॉडरेट है, ये बदल गए हैं। कैसे बदल गए हैं यार? अभी भी ये डार्क एजेस की बात करते हैं। अब या तो आप ये बोलेंगे भाई ठीक है हमको ये स्वीकार है, बट अगर आपको वहां पर स्वीकार है आनंद जी, तो मुझे आप ये बताएं, और आपकी जो राजनीति है, जो आपकी राजनीतिक सोच है, वो जो करंट सत्तारूढ़ दल है उसकी विचारधारा के खिलाफ है। तो उस विचारधारा में जहां पर वो कत्लेआम नहीं है और वो सारी बर्बरता नहीं है, वहां पर आप इतनी मुखालिफत करते हैं, लेकिन तालिबान के साथ आप हाथ मिलाने को तैयार हैं। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती यार, मेरे गले से तो नहीं उतर रही है बात। और उसको दोनों का कंपैरिजन भी लोग करते हैं, और उससे ज्यादा मुझे तो कोई अहमकाना बात नहीं नजर आती कि एक तरफ एक आइडियोलॉजिकल वाद विवाद है, उसमें आपकी एक विचारधारा है, किसी और की दूसरी विचारधारा है, आपका मतभेद है, बिल्कुल होना चाहिए, ये कोई तानाशाही थोड़ी ना है, और बिल्कुल उसमें मतभेद होना चाहिए, बिल्कुल उसमें सवाल उठने चाहिए, पॉलिसीज के ऊपर सवाल उठने चाहिए। लेकिन फिर ये कहना कि यार ये भी उसी धारा के लोग हैं, बाकी अगर वो उस धारा के लोग होते तो आनंद जी आप यहां पर बैठ के प्रोग्राम ना कर रहे होते, ना मैं यहां पर होता। ठीक बात। तो बताइए, हमारे को भी कुछ थोड़ा सा संयम रखना चाहिए, थोड़ी सी मर्यादा रखनी चाहिए, थोड़े सा सोच समझ करके बात करनी चाहिए। हमारे राजनीतिक मतभेद जितने मर्जी हो, लेकिन एक लोकतंत्र में तो मतभेद होंगे ना, होने भी चाहिए। लेकिन हम लोग ऐसे पता नहीं, और वामपंथी जब ये बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, यार ये तो मुझे बड़ी हंसने की चाह होती है। जिन्होंने दुनिया के सबसे, चंगेज खान को इन्होंने मात दे दी थी कत्लेआम में, मार्क्सवादियों ने, और ये बात करते हैं मानव अधिकारों की। कमाल की बात है यार। कब इन्होंने देश का साथ दिया? कब दिया? कौन से मौके पर युद्ध होता है तब ये विरोधियों की और दुश्मनों की बात करते हैं, चाहे वो चीन हो, चाहे वो कोई और देश हो। अंग्रेजों से टक्कर ले रहे थे गांधी जी, इन्होंने, ये अंग्रेज के पिट्ठू बने हुए थे। देश के बंटवारे में इनका हाथ था। पार्टीशन का जो प्रपोजल था मुस्लिम लीग का पंजाब का, इनके एक नेता थे दानियाल लतीफी, हैदराबाद से गए हुए थे वहां पर, उन्होंने तो वो ड्राफ्ट किया था। तो हम और बात यहां पर उल्टी सीधी करते हैं, और फिर हमारे यहां पर हमारा एक पत्रकार, यार मेरे जितने मर्जी किसी के साथ मतभेद हो, है तो वो भारतीय है ना, है तो वो हिंदुस्तानी। मेरे देश का एक पत्रकार, उसका कत्लेआम होता है, कत्ल होता है, और निर्ममता से कत्ल होता है, और यहां पर भी बड़े जाहिल थे जिन्होंने उसका स्वागत किया, लेकिन दूसरी तरफ भी जाहिल थे जो ये भी बोलने को तैयार नहीं थे कि ये आतंकियों ने इसको मारा है, तालिबान एक आतंकी गुट है। और जो वो ये नहीं बोल रहे थे तालिबानों को, वो जब भारत के ही और पत्रकार कोरोना के उसमें मारे गए तो उसका जश्न मना रहे थे। तो वो उन जाहिलों से कितने कम जाहिल हैं जो दानिश सद्दीकी के मरने पे जश्न मना रहे थे। तो देखिए, हमारे तो, आप पिछले वाला में आपका प्रोग्राम सुन रहा था, आई विश आई कुड हैव पार्टिसिपेटेड इन इट, और उसमें बहुत सारी आप लोगों ने भी धारणाएं बनाई हुई है जिसको हमको क्वेश्चन करना चाहिए। भाई ये गलती या ये जो प्रॉब्लम है, ये एक तरफ की नहीं है, दोनों तरफ की है और हर तरफ की है। लेकिन हमको एक देश की तरह ये सोचना चाहिए कि क्या हमारी जो सभ्यता है, क्या जो हमारा सोचने का तरीका है, क्या जो हमारे राष्ट्र हित हैं, वो एक तालिबान टाइप के गुट के साथ हाथ मिलाने से या उनके साथ रिश्ते बनाने से क्या हम उनको बचाएंगे या उन हितों को एक लिहाज से खामियाजा पहुंचाएंगे? ये हमारे को सोचना चाहिए, ये हमारा सबसे बड़ा सवाल है। नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक। मैं देखिए, पहली चीज ये है कि हमारा देश का हित किसमें है, सेल्फ इंटरेस्ट, एज सिंपल एज दैट। करीम साहब, आप कह रहे हैं, मैं आपकी सारी बातें सर आंखों पर, लेकिन एक पुलित्जर प्राइज विनिंग हमारा वो है, फोटोग्राफर है शिखर धवन की, मैं ये चीज कहना नहीं चाह रहा था, शिखर धवन के हाथ के कुछ उंगली में चोट लग जाती है, ही इज आउट ऑफ, उस समय खेल नहीं पा रहे हैं, उसके लिए हमारे नेतृत्व के पास टाइम है ट्विटर पे, लेकिन दानिश सिद्दीकी पे आज तक एक भी ट्वीट नहीं।
ये मानवता की बात है, देश के लिए बात थी। मैं इसको इस तरह से भी देख रहा हूं। आनंद जी, मयंक जी से थोड़ा सा इजाजत लेके आपने जो सवाल उठाया उस पर मैं एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं। देखिए, एक तो जिस तरीके का मीडिया है, जो बिकता है वही दिखता है, ठीक है ना, ये सिंपल सा एक प्रिंसिपल है। अब उसको पसंद करें या ना करें, लेकिन लोगों ने अपनी दुकान भी चलानी है, लोगों के सैलरीज भी देनी है, सब कुछ करना है, तो जो बिकता है वो दिखता है, पहली बात, ठीक है। और उसमें फिर एक ये होता है कि भाई एक क्रिकेटर है, उसकी एक लोकप्रियता है। अब देखिए, मेरे को कोई सरोकार नहीं है दानिश सिद्दीकी को पुलित्जर प्राइज मिला, क्यों मिला, कैसे मिला, या पुलित्जर प्राइज क्या है, मेरे को उससे कोई सरोकार नहीं है। मुझे तो सिर्फ एक चीज से सरोकार है कि वो एक भारतीय था, मेरा देशवासी था। अगर उसकी इस तरीके से कत्ल होता है निर्ममता से, जब वो अपना काम कर रहा है, कोई वो गोरख धंधा नहीं कर रहा था, अपना काम कर रहा था, मेरा तो वो है, दैट इज माय पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नहीं, फिर उसको टैंक के नीचे डाला जाता है, कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि जहां तक भाई एक क्रिकेटर है, उसकी लोकप्रियता है, हर जो राजनेता है वो क्यों जाता है यार, मेरे को एक चीज बताएं, जब क्रिकेट का मैच होता है तो राजनेता क्यों वहां पर जाके अवार्ड बांटने जाता है? उसको क्या पता क्रिकेट के बारे में, लेकिन वो जाता है क्योंकि उसको नजर आएगा। अब वो शिखर धवन के ऊपर कुछ बात करेगा तो 5,000, 10,000, 50,000 लोग देखेंगे, तो वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में अपनी वो बनाएगा, ठीक है। अब अदर देन दैट, बाकी देखिए, भारत के मीडिया ने थोड़ी बहुत आवाज उठाई, लेकिन शायद उनकी भी एक धर्म संकट था कि अगर ज्यादा आवाज उठाएंगे तो तालिबानी और जिस सोच के रिप्रेजेंट करते हैं तालिबानी, उसको आपको कंडेम करना पड़ेगा, वो आप करना नहीं चाहते थे, बहुत लोग नहीं करना चाहते, शायद वो भी एक कारण था। सरकार के अंदर देखिए, एटलीस्ट पॉलिटिकली करेक्ट काम तो हुआ, जो आईएनबी मिनिस्टर से उन्होंने इसको कंडेम किया और बड़े सख्त लफ्जों में कंडेम किया। यूनाइटेड नेशंस में फॉरेन सेक्रेटरी ने वहां पर इस मुद्दे को उठाया और उस पर उसकी भर्त्सना की, तमाम लोगों ने किया। अब आप एक प्रधानमंत्री या गृह मंत्री का नहीं आया बयान, और विदेश मंत्री ने भी किया जहां तक मुझे याद है, एक प्रधानमंत्री का नहीं आया, तो उस पर आप बवाल मचाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। नहीं, ठीक है, वो सलीम साहब, ये जैसे आपने कहा ना 50 साल, मैं भी 60 साल का, अगर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने दानिश सिद्दीकी पे नहीं करके, और वो राजनेता हैं एंड ही प्लेस फॉर गैलरीज और उनको ज्यादा लोग देखते हैं, इट इज यू हैव, आई रिस्पेक्ट योर व्यूज, आई हैव नथिंग टू से ऑन दैट। पर मेरा जो प्रधानमंत्री, जिस प्रधानमंत्री की परिकल्पना मैं करता हूं, जो मेरा प्रधानमंत्री देश का होता, उसमें मेरी उम्मीद ये थी, वो मेरी उम्मीद थी, तो वो मेरी उम्मीद ये थी कि मेरा प्रधानमंत्री भी इतनी बर्बरता पूर्वक जो दानिश सिद्दीकी को मारा गया, कि मार के उसके टैंक के नीचे उसको डाला गया, इस पे कुछ चूं करेगा। लेकिन अगर वो, आई रिस्पेक्ट योर व्यू, मेरे अपने प्रधानमंत्री से ये उम्मीद थी कि इलेक्शन मोड से थोड़ा बाहर निकल के इन सब चीजों की भी बात करेंगे। मैं जो आपसे पूछ एक शब्द सॉरी, मैं वेरी सॉरी, कभी अच्छी तरह लंबा विवाद होगा आनंद जी, प्लीज देखिए, मेरी जो पता प्रॉब्लम क्या होती है, वो लोग जो प्रधानमंत्री को कभी गाली देते हुए थकते नहीं है, वो जब एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई अब प्रधानमंत्री कुछ बोले, भाई आप तो उसको वैसे जूते की नोक पे रखते हैं, फिर आप क्यों चाहते हैं सरकारी तौर पर उसकी आलोचना जो करनी थी या जो उसका कंडेमनेशन करनी थी कर दी। तो मुझे ये जो हमारे डबल स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं, जो हमारी हिपोक्रेसी है, कि एक तरफ तालिबान को कुछ नहीं बोलना, हमने किसी ने कुछ नहीं बोला, वो जितने मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुनासिब नहीं है, लेकिन बड़े बड़े दिग्गजों ने कुछ नहीं बोला, लेकिन प्रधानमंत्री ने खंडन नहीं किया या उन्होंने कंडेमनेशन नहीं की, उस पर ऊपर बड़ा बवाल मचाया हुआ है। जिन्होंने कत्ल किया उस पर नहीं है। तो नहीं, सोच समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। मयंक जी, अब मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। प्लीज सर, गो अहेड सर। मैं और आप शायद एक ही बात कर रहे हैं, हम अलग बात नहीं कर रहे हैं। नरीन साहब, आपसे आ जा रहा हूं एक लास्ट टू यू मस्ट हैव द लास्ट वर्ड, लेकिन उससे पहले मैं अपने को क्लियर कर लूं। आज हमारा एक्चुअली दिक्कत क्या, हमारा बॉर्डर ही नहीं, हमारा वो एलओसी है, और इसलिए वो समस्याएं हैं। तो एक बार बॉर्डर अगर हो जाएगा तो सील करें ना करें, बहुत सी चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी। खैर सरीन साहब, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं, देश का जब बंटवारा हुआ था, तो जो मैंने समझा और जो मैंने पढ़ा है, उसका एक बड़ा कारण इंग्लैंड और वेस्टर्न वो मतलब अमेरिका,
ये दोनों रशिया के सामने एक बफर टाइप को चीज और अपनी टो होल्ड चाहते थे। तो इनको लगता था कि हिंदुस्तान तो इनके, भारत तो इनके कब्जे में रहेगा नहीं, एक पाकिस्तान टाइप कोई चीज क्रिएट कर लो और उसको अपना एक पिट्ठू बना के रखो और उस पर हम वहां से ऑपरेट करेंगे। आज की तारीख में सारी चीजें खत्म हो रही हैं। अमेरिका वहां से वापस ही चला जा रहा है, रशिया इनके साथ आ रहा है। तो वेयर वी आर लीडिंग, क्योंकि वो जो एक पाकिस्तान के क्रिएशन का जो बेसिस था फॉर द वेस्टर्न वर्ल्ड, वो तो खत्म ही हो गया एक तरह से। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और इसीलिए ये पाकिस्तानी उस बात को नहीं पहचान रहे। जब वो अपनी जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन की बात करते हैं तो वो उस चीज को मद्देनजर नहीं रख रहे। जौन सा पॉइंट आपने अभी उठाया है कि वो जो मंजर था जिसके तहत उनकी जियोपॉलिटिकल जो एक अहमियत थी या जियो स्ट्रैटेजिक जो अहमियत थी, वो अब खत्म हो गई है। अब वो अपने जियो इकोनॉमिक्स को अगर ढूंढते हैं तो वो जियो इकोनॉमिक्स कैसे काम कर सकती है अगर आप दुनिया की जो 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और 1.3 बिलियन का जो मंडी है, 130 करोड़ की जो मंडी है, उसके साथ तो आपने अपने रिश्ते नाते तोड़ रखे हैं। तो अब ब्रिज कहाँ का बनेंगे? ये तो आपके जैसे यूपी वगैरह में ब्रिज बनते थे पुराने जमाने में, बिहार में शायद अब भी बनते हैं कि एक ब्रिज बन रहा है लेकिन वो कहीं पे उतर नहीं रहा, तो ये उस टाइप का ब्रिज बनेगा। तो वो तो बात मेरे ख्याल बात बिल्कुल समझ में आती है, लेकिन 2-3 चीजों की मेरे ख्याल वजाहत करनी बड़ी जरूरी है। देखिए, पड़ोसी को नहीं बदल सकते, ये बड़ा अच्छा फलसफा है, लेकिन राजनीतिक पड़ोसी तो बदलते हैं ना। आपके पूर्व में पहले एक देश होता था जिसका नाम पाकिस्तान था, पॉलिटिकल ज्योग्राफी तो बदल गई ना आपकी। तो ये कहां लिखा है कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी आगे नहीं बदल सकती? दूसरी चीज ये कि यार पड़ोसी का धर्म जो है ये मुझे ही निभाना है क्या? दूसरे आदमी को नहीं निभाना गया ये धर्म? भाई ये हमारी क्या मानसिकता है कि यार मैं अपना गाल, अब आपने इधर चपेट मारी तो मैं दूसरा दे देता हूं, इसमें भी मार लो। भाई मैं तो नहीं मानता इस चीज को, ठीक है ना। अगर मैं पड़ोसी का धर्म निभाता हूं तो फिर मैं ये भी अपेक्षा करता हूं कि दूसरा आदमी भी अपना पड़ोसी का धर्म निभाए। नहीं, अगर कुछ वो तो दुश्मनी निभाए, करता है मेरे साथ, नहीं कुछ तो निभाए। मतलब हम इतने सालों से वो, मतलब इसको कहना सिर तोड़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन नहीं उधर से होता है भाई कुछ। बिल्कुल, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू से कि भाई वो भी अपना और 1 मिनट में मैं एक जवाब और जल्दी से चाहूंगा, क्योंकि उसको वैभव जी ने जो इन्होंने कहा, लश्कर और जैश जो है वो बिल्कुल तालिबान का सगा बेटे जैसे उन लोग अडॉप्ट करेंगे। इट विल नॉट बी अडॉप्टेड। भाई ना, देखिए लश्कर का थोड़ा सा मुझे शक है, क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी है या जो डॉक्ट्रिन या जो थियोलॉजी है उनकी वो काफी फर्क है। लेकिन जो जैश वाले हैं वो तो उनके साथ बिल्कुल घुले मिले हैं भाई। वो जैश और जो पंजाबी तालिबान जिनके नाम था, वो जैश के ही लोग थे जो पंजाबी तालिबान के गिरोह में शामिल हो गए थे, क्योंकि जैश के नेता जो थे वो तो पाकिस्तानी फौज के पिट्ठू थे, और जो काडर था वो अलग हो गया था एक जमाने में। वो अब दोबारा से उसको अट्रैक्ट करा गया है, क्योंकि पाकिस्तानी तालिबान को, जो पश्तून तालिबान थे पाकिस्तान के अंदर, उनको थोड़ा बहुत अलग किया है, लेकिन उनका एक बिल्कुल ऑर्गेनिक लिंक है तालिबान के साथ। वो एक ही मानसिकता के, एक ही विचारधारा के लोग हैं। तो जैश का तो रोल रहेगा, और जैश को, लश्कर को तो थोड़ा पर्दे के पीछे डाला है पाकिस्तान की फौज ने, क्योंकि उस पर बहुत बवाल मचना शुरू हो गया था दुनिया भर में। लेकिन जैश तो इज नाउ द गो टू ग्रुप। तभी आप कश्मीर में देखेंगे कि मैक्सिमम कार्रवाई जो हो रही है दहशतगर्दी की, वो जैश के लोग कर रहे हैं। वो लश्कर का इतना हाथ उस लिहाज से नहीं है जैसे पहले था। जैश को दोबारा से रिवाइव कर करके लेके आया गया, और जैश के तालिबान के साथ ऑर्गेनिक लिंक्स हैं। दो और, मेरे को पता है कि आपका टाइम खत्म हो गया, लेकिन दो और चीजें जल्दी जल्दी बोलो प्लीज प्लीज प्लीज। एक, जब तक तालिबान पाकिस्तान के पिट्ठू हैं, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दानिश सिद्दीकी को इसलिए मारा गया क्योंकि जो पाकिस्तानी हैंडलर था उन तालिबान का वहां पर, उसने उसकी निशानदेही की थी कि ये हिंदुस्तानी है, इसको मारो। ये तालिबान ने शायद खुद भी मार देना था, लेकिन आप अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब तक वो पाकिस्तान के पिट्ठू हैं वो आपके साथ गले मिलेंगे, तो फिर ये आपकी खामख्याली है। और फाइनली एक बात मैं करना चाह रहा था कि देखिए, हमने जो अपनी धारणा बनाई हुई है ना, एक तो जो आपने बात की जयशंकर साहब की
देखिए वो पॉलिटिकल हैवीवेट हो या ना हो, अगर वो प्राइम मिनिस्टर का कॉन्फिडेंस उनके पास है तो मेरे ख्याल ही इज द फॉरेन मिनिस्टर एवरीबडी वांट्स टू डील विद। अगर प्रधानमंत्री का उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो शायद फिर वो एक पॉलिटिकल लाइट वेट होते हुए ही डज नॉट डिजर्व द पोजीशन, बट ही इज अ वेरी कॉम्पिटेंट मैन। और ऊपर से अगर प्रधानमंत्री का उनके पास कॉन्फिडेंस भी है तो आई थिंक दैट इज गुड इनफ फॉर हिम। तो फाइनली मेरे ख्याल हमको एक ये धारणा बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए कि तालिबान एक 75,000 का ग्रुप है। वो जिस मानसिकता को दर्शाते हैं, आप 1990 के दशक में चले जाइए और कश्मीर में देखिए, जब 1995-96 में जब दूसरी लहर आई आतंकवाद की, वो इसलिए आई थी क्योंकि तालिबान जो है, पहली लहर आई थी जब मुजाहिदीन जो थे उन्होंने सोवियत यूनियन को भगाया था। दूसरी लहर आई थी जब तालिबान काबिज हुए थे काबुल के ऊपर, जो 1996 के बाद जो लहर आई थी, ठीक है, जिसमें फिर ये सारे दहशतगर्द हमले शुरू हुए थे और जो सुसाइड अटैक शुरू हुए थे, ये उस समय आई थी। तीसरी चीज, आप अपने आप को ये मत मानिए भारत का मुसलमान जो है बिल्कुल लॉ अबाइडिंग है, बहुत कम उसमें से एक तबका है जो आतंकी गुटों के साथ जाके जुड़ा है। लेकिन आप इसके ऊपर बैठे मत रहिए कि ये सोच के कि भाई हम कोई आइलैंड है और हमारे लोगों के ऊपर इस चीज का असर नहीं पड़ेगा। आपके ऊपर भी असर पड़ेगा, दुनिया भर में असर पड़ेगा और आपके ऊपर भी असर पड़ेगा। तो एक तो डायरेक्ट आतंकवाद है और एक इनडायरेक्ट मानसिकता वाला आतंकवाद जो है, जो मानसिकता बदलती है। जब तालिबान टाइप का एक गिरोह दुनिया की सबसे ताकतवर फौज को हरा करके काबिज होता है, तो उससे जो लोगों की मानसिकता बढ़ती है या जो उत्साहित होते हैं और दहशतगर्दी की तरफ लुब्ध होते हैं, उससे आपको बच के रहना पड़ेगा। आप उस पे ये नहीं बैठ सकते कि नहीं ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज बी केयरफुल। ओके, थैंक यू सो मच सरिंग साहब, थैंक। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।